अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, आज हमने आईएफआरएस 15 में एक एरिया कवर करना है कि हमें रेवेन्यू ओवर टाइम बुक करना चाहिए या एट अ पॉइंट इन टाइम बुक करना चाहिए। ठीक है जी, रेवेन्यू एट अ पॉइंट इन टाइम बुक करना चाहिए या रेवेन्यू ओवर टाइम बुक करना चाहिए। सर इसका मतलब क्या, मैं एक्सप्लेन करता हूँ सर। देखिए मिसाल के तौर पर आप एक पर्टिकुलर कमोडिटी गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो। ठीक है जी, आपने गुड्स प्रोड्यूस करना शुरू की 1 जनवरी को और एक कस्टमर के लिए आप बना। ठीक है जी, आपने सर से मिसाल के तौर पर 20 जनवरी को गुड्स कंप्लीट कर ली। आपने सर कस्टमर से एग्रीमेंट किया था 1 जनवरी को मैं गुड्स बना के दूंगा। ठीक है जी, और मैं उसके लिए 600 रुपये आपसे चार्ज करूँगा। ठीक है जी, सर आपने 20 जनवरी को गुड्स डिलीवर कर दी। जब आप 20 जनवरी को गुड्स डिलीवर करोगे तो हम कहेंगे जी गुड्स का कंट्रोल कस्टमर के पास पास ऑन हो गया। जब गुड्स का कंट्रोल कस्टमर के पास चला जाता है तो स्टैंडर्ड कहता है अब आप रेवेन्यू बुक कर लो। अब आप जो है वो अपनी अकाउंटिंग जो करनी है रेवेन्यू रिकग्निशन की कर लो। यानी सर हमें गुड्स का जब तक कंट्रोल ट्रांसफर ना हो, ठीक है जी, कंट्रोल का मतलब सामने वाले के पास गुड्स चली जाए, वो फ्री हो उसको बेचने के लिए, उसको यूज करने के लिए, उसको फेंकने के लिए, उसको तबाह करने के लिए जिम्मेदार हो जाता, हम कहेंगे हमने कंट्रोल ट्रांसफर कर दिया। मिसाल के तौर पर ये पेन है मेरे पास, मैं किसी को बेचूं और मैं उसको कहूं भाई इस पॉइंट के आगे गुड्स आपकी होगी। ठीक है जी, आप इसको आगे बेचना बेचो, यूज करना यूज करो, फेंकना फेंको, किसी और को गिफ्ट करना करो, मेरा कोई लेना देना नहीं है। जिस पॉइंट पे आप कस्टमर को गुड्स दे दें इस तरह के वो सर क्या कहते हैं उसको, उसके पास एक राइट आ जाए कि उसको आगे बेच सके, यूज कर सके, फेंक सके, जो करना है उसको कर सके, तो हम कहेंगे हमने गुड्स का कंट्रोल ट्रांसफर कर दिया। डन। तो सर हम 20 जनवरी को गुड्स डिलीवर कर देते हैं तो उसके बाद अज्यूम करते हैं कि जी ये बंदा आगे से बेचे कुछ भी करे उसकी मर्जी, तो हम कहेंगे हमने कंट्रोल ट्रांसफर कर दिया, हम सेल्स की एंट्री पास करेंगे किस तारीख को, 20 जनवरी। डन। या मामला बिल्कुल सीधा। लेकिन सर अगर मिसाल के तौर पर मेरे पास 1 जनवरी 2019 से एक कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट शुरू होता है और वो चलता है सिर्फ 3 साल। ठीक है, जो जाकर खत्म होता है जी 31 दिसंबर 2021 में, 3 साल चलता है। 3 साल बाद एक तैयार बिल्डिंग में अपने कस्टमर को हैंडओवर करता हूं, तो क्या मैं रेवेन्यू 3 साल बाद बुक करूंगा? तो सर मेरा तो मैचिंग कॉन्सेप्ट का बेड़ा गर्क हो जाएगा, दरमियान में खर्चे हुए होंगे, तो क्या मैं रेवेन्यू को रोक के बैठा रहूंगा 3 साल तक? हैं सर, अब इसमें आता है प्रॉब्लम। अब मैं स्टैंडर्ड को कहता हूं कोई ऐसा तरीका निकालो कि मैं रेवेन्यू को बुक कर सकूं ओवर टाइम। जैसे आपने लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में देखा होगा कि सर कॉन्ट्रैक्ट शुरू होता है तो बड़े लंबे टाइम तक चल रहा होता है। तो अब मैं आईएसबी को ये कह रहा हूं अल्लाह के वास्ते स्टैंडर्ड में कोई ऐसा तरीका निकालो कि मैं रेवेन्यू को ओवर टाइम आहिस्ता आहिस्ता स्टेज ऑफ कंप्लीशन के हिसाब से बुक कर सकूं। तो सर मुझसे आईएसबी कहता है कि जी मैं आपको दे रहा हूं 3 पॉसिबिलिटीज। कितनी? 3 पॉसिबिलिटीज। मैं आपको 3 सिनेरियोज दे रहा हूं। इन 3 सिनेरियोज में आप रेवेन्यू ओवर टाइम बुक करोगे और अगर ये 3 सिनेरियोज में से कोई सिनेरियो नहीं है तो ये याद रखिएगा आपने फिर रेवेन्यू ओवर टाइम बुक नहीं करना। फिर भले कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का हो, 5 साल का हो, आपने जब तक गुड्स डिलीवर नहीं करनी आपने रेवेन्यू बुक नहीं करना। इसका मतलब है सर आम तौर पे जब तक गुड्स डिलीवर ना हो जाए, कंट्रोल पास ऑन ना हो जाए, हम रेवेन्यू बुक नहीं करेंगे। लेकिन 3 सिनेरियोज हमें आईएफआरएस 15 ऐसे बता रहा है जिसमें हम आहिस्ता आहिस्ता रेवेन्यू बुक कर सकते हैं। भले हमने अल्टीमेटली गुड्स कस्टमर को एंड में जाके कंप्लीट करके देनी है, एंड में जाके हमने उसको सब देनी है, कंट्रोल उसका जो कंट्रोल नहीं कहूंगा, हमने उसको एंड में ट्रांसफर करनी है। ठीक है, तो अब हम देखने जा रहे हैं 3 ऐसे सिनेरियोज जहां में स्टैंडर्ड अलाउ करता है कि आप रेवेन्यू ओवर टाइम बुक करें। अच्छा जी, मैं आपसे पूछूं बाय डिफॉल्ट समझते हो? बाय डिफॉल्ट का मतलब ये है कि कुछ ना लिखा हो रेवेन्यू कैसे बुक करना है। भाई रेवेन्यू बुक करना है टॉप ऑन टाइम जब आप गुड्स डिलीवर कर दो। और रेवेन्यू ओवर द पीरियड कब होता है? सर 3 सिनेरियोज है जिसमें स्टैंडर्ड ने अलाउ किया कि आप रेवेन्यू ओवर द पीरियड बुक कर सकते हैं। वो 3 सिनेरियो क्या है आए एक एक करके हम देखते हैं। अच्छा सर, हमने जो 3 सिनेरियोज डिस्कस करने हैं जिसमें आईएफआरएस ने हमें इजाजत दी है कि हम रेवेन्यू ओवर द पीरियड बुक कर सकते हैं, उसमें सबसे पहला सिनेरियो, पहले मैं एग्जांपल्स और ब्रीफ डिस्कशन के थ्रू उसको कवर करूंगा एंड मैं इसकी एक समरी दूंगा आपको। ठीक है जी, सर सबसे पहला केस हमारे पास ये है इसमें कि एंटिटी परफॉर्म कर रही हो, काम कर रही हो, यानी हमारी कंपनी काम कर रही हो और उसके नतीजे में कोई एसेट जनरेट ना हो। ठीक है जी, और उसके नतीजे में कोई एसेट जनरेट ना हो बल्कि इस काम का बेनिफिट साइमल्टेनियसली कौन ले रहा हो? कस्टमर ले रहा हो। साइमल्टेनियस बेनिफिट टू कस्टमर। ये मिसाल के तौर पर हमारी कंपनी मेंटेनेंस सर्विसेज देती है। ठीक है, हम क्लाइंट्स के पास जाते हैं, उनको मेंटेनेंस सर्विस देते हैं, लेकिन जब हम मेंटेनेंस सर्विस दे रहे होते हैं, हमारे बंदी काम कर रहे हैं, मासियां जो है वो सफाइयां कर रही हैं, तो उसका बेनिफिट कस्टमर इमीडिएटली ले रहा होता है। यानी हमारे लोग जो काम कर रहे होते हैं कोई एसेट नहीं बन रहा होता, सर्विसेज दे रहे हैं और उसका बेनिफिट कस्टमर इमीडिएटली ले रहा है। तो मिसाल के तौर पर अगर 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तो मैं 4 साल के एंड पे रेवेन्यू बुक नहीं करूंगा एक साथ, वन पॉइंट इन टाइम पे बुक नहीं करूंगा, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता उसको बुक करूंगा। तो याद रखिएगा ऐसी तमाम सर्विसेज के अंदर जिसमें एंटिटी काम करे और साइमल्टेनियसली उसका बेनिफिट कस्टमर ले, तो हम क्या करेंगे जनाब, उसको ये अज्यूम करेंगे कि हमने रेवेन्यू बुक करना है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रादर देन कि हम रेवेन्यू एक साथ बुक करें। अच्छा, इसकी दूसरी एग्जांपल क्या होगी? मिसाल के तौर पर मैं डॉक्टर हॉस्पिटल रन कर रहा हूं, मेरा सर मिसाल के तौर पर एक कंपनी के साथ एग्रीमेंट है कि उसके जैसे मरीज आते जाएंगे मैं उनको काम सर्व करता जाऊंगा और उनके सर ऑन एवरेज डेली 20 मरीज आते हैं, मेरा 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। तो सर जब मैं उनको काम करके दे रहा हूं तो बेनिफिट कस्टमर इमीडिएटली साथ साथ ले रहा होता है, तो मुझे रेवेन्यू कैसे बुक करना है? ऐसा ऐसा बुक करना है जैसे कस्टमर का बेनिफिट ले रहा है। इसका मतलब है सर मेरे काम का बेनिफिट कस्टमर साइमल्टेनियसली ले और कोई एसेट जनरेट ना हो। तो स्टैंडर्ड कहते हैं ऐसे केस में रेवेन्यू बुक करें आहिस्ता आहिस्ता ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रादर देन कि सारा रेवेन्यू एंड बुक करें। आइए जरा से एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं जनाब। ये कह रहे जनाब एंटिटी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू प्रोवाइड मंथली पेरोल सर्विसेज। ठीक है जी, मंथली पेरोल सर्विसेज ये क्या होती है जनाब? एक अकाउंटेंट आएगा, मेरी कंपनी का अकाउंटेंट है, मैंने मिसाल के तौर पर एक कंपनी को अपना अकाउंटेंट दिया, मैं केपीएमजी चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैंने एक कंपनी को अपना एक ट्रेनी दिया, मैंने कहा जी ये मेरा ट्रेनी हर महीने आएगा, आपकी पेरोल की एंट्रीज पास करेगा, आप लोगों की तनख्वाह आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी, इसका और कोई काम नहीं। ये साल में 12 दफा आएगा और 12 दफा जो है वो पेरोल प्रोसेस करके जनरल एंट्रीज बना के लोगों की अकाउंट में सैलरी डाल के चला जाएगा। अब मेरे इस बंदे के काम से कोई एसेट जनरेट हो रहा है, कोई बिल्डिंग बन रही है, कोई एसेट क्रिएट हो रहा है? नहीं सर, मेरे इस बंदे के काम करने का बेनिफिट कस्टमर इमीडिएटली ले रहा है, कंपनी के पेरोल का अकाउंटिंग रिकॉर्ड बन रहा है और सर फौरन जब वो पैसे लोगों के अकाउंट में जा रहे हैं तो मैं कहूंगा मेरे इस अमल का, मेरे इस काम का बेनिफिट कस्टमर इमीडिएटली ले रहा है, तो मुझे रेवेन्यू बुक करना चाहिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सर पहली सितंबर को हमने कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस 4.5 लाख, 4.5 लाख पूरी प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इट शुड बी एक्नॉलेज्ड दैट द कस्टमर साइमल्टेनियसली रिसीव, बहुत निकालनी एग्जामिनर, कस्टमर साइमल्टेनियसली रिसीव्स एंड कंज्यूम, साइमल्टेनियसली रिसीव्स एंड कंज्यूम्स क्या चीज सर? क्या करता है सर? कस्टमर साइमल्टेनियसली रिसीव करता है सर, बेनिफिट रिसीव करता है। ठीक है, ऑफ एंटिटीज परफॉर्मेंस, ऐसा कस्टमर साइमल्टेनियसली रिसीव्स एंड कंज्यूम एंटिटीज परफॉर्मेंस। ठीक है, अब बताएं रेवेन्यू किस तरह बुक करना चाहिए ओवर द पीरियड? कैसे बुक करें? 4.5 लाख का रेवेन्यू है। ठीक है जी, 4.5 लाख में से सर हमारा 31 दिसंबर 2015 ईयर एंड और 1 सितंबर को हमने कॉन्ट्रैक्ट शुरू किया, तो सर मेरे पास 1 सितंबर से लेके अज्यूम कर रहा हूं 31 दिसंबर 2015 तक ऑलमोस्ट 4 महीने होते हैं, तो 4 महीने कॉन्ट्रैक्ट एक साल में चलेगा। ठीक है जी, और मेरे पास सर 1 जनवरी से लेके नेक्स्ट ईयर 31 अगस्त तक 2016 तक सर कोई 8 महीने कॉन्ट्रैक्ट नेक्स्ट ईयर चलेगा। ये 2015 है और ये 2016 है, तो रेवेन्यू को मैं 200 डिवाइड करूंगा, सारा 2016 में बुक नहीं करूंगा। तो मुझे रेवेन्यू करना क्या सर? 4.5 लाख रुपए का रेवेन्यू है भाई, इसको मैं डिवाइड करूंगा किससे? 12 से, और मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे सर? 4 से, ताकि इस साल का रेवेन्यू मुझे पता चल जाए वो है तकरीबन 1.5 लाख रुपए। ठीक है जी, अगले साल सर मैं 4.5 लाख डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 8 यानी 3 लाख रुपए का रेवेन्यू 2016 में बुक करूंगा। अभी 2015 है, नेक्स्ट ईयर 2016, नेक्स्ट ईयर का नेक्स्ट ईयर देखेंगे। मुझे पता है मैं 31 दिसंबर 2015 पे क्या एंट्री पास करूं, मैं 31 दिसंबर 2015 पे क्या एंट्री पास करूं, मैं एंट्री पास करूंगा अकाउंट रिसीवेबल डेबिट कितने से भैया
1.5 लाख से, और सर रेवेन्यू क्रेडिट, सर्विस रेवेन्यू कर दो, क्रेडिट कितने से, सर कॉस्ट की डिटेल्स नहीं दी हुई है तो मैं कॉस्ट की कोई एंट्री पास नहीं कर सकता, ये 2015 में बुक होगा, बाकी का सर रेवेन्यू 2016 में जाके बुक हो जाएगा, ठीक है। अब मैं समरी आपको बताता हूँ, बहुत सीधी दोस्त। पहले मैं आपको ये बताया जनाब कि ये समरी आपने लिखनी है कि जी आपको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है जब गुड्स का कंट्रोल आप ट्रांसफर कर दो, जब आप गुड्स का कंट्रोल ट्रांसफर करोगे आप रेवेन्यू बुक कर लेना, कंट्रोल ट्रांसफर करोगे रेवेन्यू बुक कर लेना। कंट्रोल जनरली ट्रांसफर होता है डिलीवरी ऑफ गुड्स के ऊपर, डिलीवरी ऑफ गुड्स के ऊपर। लेकिन ये याद रखिए कि सर डिलीवरी के ऊपर ये ट्रांसफर कंट्रोल तो ट्रांसफर होता है, लेकिन सर बाय डिफॉल्ट हम स्टैंडर्ड ये कहता है कि आप हमेशा रेवेन्यू बुक करना जब कंप्लीट हो जाए कॉन्ट्रैक्ट, गुड्स डिलीवर हो जाए, सामने वाला फ्री हो जाए उसको यूज करने के लिए। लेकिन ये याद रखिएगा IFRS 15 अलाउ करता है कुछ सिनेरियोज में कि रेवेन्यू ओवर द पीरियड बुक हो, और उनमें से 3 सिनेरियोज हैं। नंबर 1 सिनेरियो जो भी हमने पढ़ा, दैट एंटिटी परफॉर्म्स एंड कस्टमर यूटिलाइजेस द सर्विसेज साइमल्टेनियसली, कस्टमर को बेनिफिट इमीडिएटली। तो जनरली सर्विसेज आर प्रोवाइड, जनरली इन सर्विस प्रोवाइडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स कस्टमर यूटिलाइजेस सर्विस एज द कंपनी इज प्रोवाइडिंग दो सर्विसेज, नो एसेट इज जनरेटेड, तो सर हमें रेवेन्यू बुक करना चाहिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है जी। तो आइंदा के बाद जब भी लॉन्ग टर्म सर्विस कॉन्ट्रैक्ट होगा हम रेवेन्यू बुक करेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ऐसा, ठीक है जी। हम जा रहे हैं सेकंड कंडीशन की तरफ। चलिए हम जा रहे हैं जनाब अपने सेकंड कंडीशन की तरफ। सेकंड कंडीशन को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे एक एग्जांपल का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है जी। देखें मुझे एक बात बताएं, मैं आपसे कहता हूं जनाब आप एक कस्टमर, मिसाल के तौर पर मिस्टर ए एक कस्टमर है, ठीक है जी। मिस्टर ए आते हैं, सर मेरे पास मैं हूं मिस्टर बी, ठीक है जी। मिस्टर ए कहते हैं जी मुझे चाहिए एक बिल्डिंग, मुझे एक बिल्डिंग बना के दें, ठीक है जी। मिस्टर बी कहते हैं ठीक है, कहां बनवानी बिल्डिंग, कहते हैं जी मेरी अपनी जमीन पे बनानी, कहां बनानी है, मेरी अपनी जमीन पे। यानी सर ये जो जमीन है जिस पे ये बिल्डिंग बनेगी, ये जमीन किसकी है सर, ये जमीन किसकी है, ये लैंड किसकी है सर, ये लैंड कस्टमर की है, ये लैंड किसकी है, कस्टमर की है। तो मुझे एक बात बताएं सर, अगर लैंड कस्टमर की है और मैं बिल्डिंग बना के दे रहा हूं उसके ऊपर, और मैं बिल्डिंग ऐसा कंप्लीट करूंगा, क्या मैं बिल्डिंग को दरमियान में घर लेके जा सकता हूं? नहीं सर, मैं ताकि सर प्रोड्यूसर हूं, मैं बिल्डिंग को बना ही कस्टमर के प्रेमिसेस पे रहा हूं, तो मैं अब यहां से बिल्डिंग लेके नहीं जा सकता। तो इसका मतलब डे 1 से कस्टमर के कंट्रोल में ये बिल्डिंग। अब स्टैंडर्ड कहता है भैया आप जैसे जैसे काम करते जाएं, आप आहिस्ता आहिस्ता रेवेन्यू बुक करते जाएं, आप आहिस्ता आहिस्ता रेवेन्यू बुक करते जाएं, वेट ना करें का कि बिल्डिंग कंप्लीट हो गई हैंडओवर नहीं, क्योंकि ये डे 1 से कस्टमर के कंट्रोल में, ये एसेट डे 1 से कस्टमर के कंट्रोल में। इसकी थ्योरी क्या सर, फिर हम जाते हैं सर इसके ऊपर सवाल के ऊपर। सर सेकंड सर एक तो ऊपर कवर कर लिया सर कि सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, दूसरा हमारे पास है इसकी थ्योरी लिखनी है आपने, ठीक है। ये कह जी परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी इज क्रिएटिंग नाउ एन एसेट, अब हम काम कर रहे हैं और एक एसेट बन रहा है, वाकई एक एसेट बन रहा है, बिल्डिंग बन रही है भाई, which is controlled by the customer। कैसे कंट्रोल करेगा कस्टमर ने सर, जनरली सप्लाई ऑफ गुड्स एंड कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स आर कवर्ड हियर। कंट्रोल फ्रॉम डे 1 क्या होगा, एसेट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन दी लैंड ओन्ड बाय द कस्टमर। अब दरमियान में भी नहीं कह सकता सप्लायर जी मैं उठा के एसेट ले जाऊंगा घर पे, नहीं, ये बात समझ आती है सर, ये बात देने में बैठती है। तो सर याद रखिएगा कि हमारे पास केस 2 में केस 1 था कि जब कंपनी काम करे और कस्टमर उसका बेनिफिट साइमल्टेनियसली ले, कोई एसेट जनरेट ना हो। एग्जांपल 2 कस्टमर हम काम करें, काम करें, एक एसेट जनरेट हुआ है और उसका कंट्रोल डे 1 से कस्टमर के पास है। इसमें एक मात्र एग्जांपल क्या है कि कस्टमर की जमीन पे आपकी प्रेमिसेस पे जब आप एसेट बनाओगे और एसेट भले 3 साल में कंप्लीट हो, लेकिन आपने रेवेन्यू ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बुक करना है, ठीक है जी। सर आइंदा इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा यहाँ सर हमारे सामने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन मौजूद है, इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन को हम देखते हैं। हमने भी ये पढ़ा कि आपको रेवेन्यू बुक करना चाहिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कि अगर आप एक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, बिल्डिंग बना के दे रहे हो, लेकिन वो बिल्डिंग कस्टमर की जमीन पर बन रही है, आप उसको लेके नहीं भाग सकते, तो इसका मतलब आपको रेवेन्यू ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बुक करना चाहिए। सर थोड़ा सा क्वेश्चन है, डिटेल द कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू बाय जमाल लिमिटेड। जमाल लिमिटेड हम है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ लैब इन ज़हीम हॉस्पिटल। ज़हीम हॉस्पिटल में एक लैब बना रहे हैं, अब ज़हीम का हॉस्पिटल तो ज़हीम है, हम थोड़ी लेके भाग सकते हैं उसमें कुछ चीज। सर कॉन्ट्रैक्ट इज अ 2 ईयर कॉन्ट्रैक्ट एंड द हॉस्पिटल इज ओन्ड बाय ज़हीम लिमिटेड, ठीक है। सर एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर द एसेट द लैब विल बी हैंडेड ओवर टू ज़हीम। मतलब फिजिकली गुड्स तो जो ट्रांसफर हो रही है वो तो डे 1 से हो गई है, मतलब डे 1 से ये लैब ज़हीम के कंट्रोल में, लेकिन हम हैंडओवर करेंगे, इस्तेमाल के काबिल बना के उसको देंगे 2 साल के बाद। लेकिन स्टैंडर्ड कहता है ये कंडीशन नहीं है, कंडीशन ये है कि सर आप उसको लेके नहीं भाग सकते, कंट्रोल में वो डे 1 से कस्टमर के पास है। यानी कल फटा हो जाए तो क्या बिल्डिंग भाग ले जाओ, नहीं ले जा सकते ना, तो इसका मतलब ऐसे डे 1 से कस्टमर के कंट्रोल में। सर रेवेन्यू है 6 लाख का, पहले साल के एंड में 2 लाख की कॉस्ट इनकर हो चुकी है, 3 लाख की फर्दर कॉस्ट बाकी है, और दूसरे साल के एंड को 5,10,000 रुपए की टोटल कॉस्ट इनकर हो गई। स्टेज ऑफ कंप्लीशन में अज्यूम कर रहा हूं कि हम बुक करते हैं कॉस्ट की बेसिस पे। अब बताएं सर मैं क्या करूं, मैं रेवेन्यू बुक करने जा रहा हूं सर, मेरे पास सॉल्यूशन करने जा रहा हूं सवाल का। मैं सबसे पहले सर मेरा स्टेप 1 ओवरऑल प्रॉफिट ये चेक करने के लिए मेरा कॉन्ट्रैक्ट लॉस मेकिंग तो नहीं है। अपेरेंटली सर मेरा कॉन्ट्रैक्ट एक प्रॉफिट मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन फिर भी मैं वर्किंग जरूर बनाऊंगा सर। रेवेन्यू कितना जी, 6 लाख का। ये मेरे पास कौन सा साल है सर, फर्स्ट ईयर, ठीक है। सेकंड ईयर में बाद में देखता हूं, ठीक है। सर मेरा कॉस्ट टू डेट कितना जी, सर 2 लाख का खर्चा हो चुका है। मजीद कितना खर्चा होना है, मजीद सर फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट जो मुझे इनकर करनी है मजीद वो है 3 लाख रुपए की, ठीक है। सर मेरे पास नेट कितने रुपए का नेट प्रॉफिट बच रहा है सर, नेट प्रॉफिट मेरे पास बच रहा है सर 1 लाख रुपए का, ठीक है। ये है मेरे पास नेट प्रॉफिट, डन। मैं सर स्टेप 2 पे आ रहा हूं, स्टेज स्टेज ऑफ कंप्लीशन के लिए सर मैं करूंगा ये कि मेरे पास स्टेज ऑफ कंप्लीशन में सबसे पहले आ रहा है सर रेवेन्यू। इन स्टेज ऑफ कंप्लीशन में सबसे पहले स्टेज ऑफ कंप्लीशन निकालूंगा सर। कैसे निकालूंगा सर, मेरे पास कितनी कॉस्ट इनकर हो चुकी है सर कॉस्ट कितनी इनकर हो चुकी है सर, मेरे पास कॉस्ट इनकर हो चुकी है 2 लाख की। टोटल कॉस्ट कितनी है सर, 3 और 2 मिला के 5 लाख। तो बताएं सर मेरा स्टेज ऑफ कंप्लीशन कितना जनाब, सर 40% काम कर चुके हैं। 40% के हिसाब से सर मैं रेवेन्यू बुक करूंगा स्टेप 3 में। मैं बना रहा हूं सर क्यूमुलेटिव पीएनएल या एज एट पीएनएल। सर स्टेप 3 मैं बना रहा हूं सर क्या चीज, क्यूमुलेटिव पीएनएल या एज एट पीएनएल, जो हम क्लास में कई दफा डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। मुझे सर 40% के हिसाब से 40% ऑफ रेवेन्यू ऑल में 40% क्या है सर मेरे पास, सर मेरे पास 40% के हिसाब से आ रहा है 2,40,000 रेवेन्यू। सर मेरे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू 40% ऑफ इंटायर कॉस्ट, सर ये भी मेरे पास बनेगी 2 लाख। और सर मेरे पास 40% ऑफ प्रॉफिट 40,000 रुपये का बच जाएगा मेरे पास प्रॉफिट, डन। सर मेरा स्टेप 4 फॉर द ईयर पीएनएल कैसे बनाऊंगा सर मैं, सर मेरे पास अब तक इस कॉन्ट्रैक्ट पे रेवेन्यू बुक हो चुका है कुछ भी नहीं। सर ये कह रहे हैं कि अब तक 2,40,000 का रेवेन्यू बुक हो जाना चाहिए, मैंने गाड़ी बुक कर लेते हैं, ये लो यार। अब तक कितनी कॉस्ट बुक हो चुकी है, कुछ भी नहीं। तो कह रहे भैया अब बुक कर लो कितनी, 2 लाख। बचा कितना जी, 40,000 का प्रॉफिट। सर इस तरह मैंने पहला साल कर दिया कंप्लीट। स्टेज ऑफ कंडीशन के हिसाब से मैंने प्रॉफिट रेवेन्यू बुक किया, सारा एक साथ बुक नहीं किया। सर सेकंड ईयर पे मैं जाऊं तो मेरा रेवेन्यू 6 लाख ही है सर, 5 लाख 10 की सर मेरी कॉस्ट टू डेट है, फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट कुछ नहीं है। सर मेरे पास 90,000 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है, डन।
अब बनाया स्टेज ऑफ कंप्लीशन के हिसाब से 5,10,000 का खर्चा होना चाहिए था या हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है, तो मैं कहूँगा जी हमारा काम 100% हो चुका है। डन। अगर 100% हो चुका है तो सर आपका एज एट पीएनएल पूरे 6 लाख के रेवेन्यू को डिपिक्ट करे, एज एट पीएनएल पूरे आपके 5,10,000 की कॉस्ट को शो करे और आपका एज एट पीएनएल अब तक जो आपने प्रॉफिट बुक करना है 90,000 का बुक करना है। भाई मैं लास्ट ईयर के मुकाबले में कितना रेवेन्यू बुक कर चुका हूँ सर? 240। मजीद कितना बुक करना है? मजीद आपने बुक करना है सर 3,60,000। भाई मजीद आपने कॉस्ट कितनी बुक करनी है सर? 2 लाख और 3 5,10,000 कितने जी? 3,10,000। सर मजीद आपने कितने रुपए का प्रॉफिट बुक करना है सर? सर कितने रुपए का? 50,000 का था सर। तो ओवरऑल प्रॉफिट हमारा 90,000 का हो जाएगा। यस सर, ओवरऑल प्रॉफिट हमारा 90,000 का हो जाएगा। सर इस पूरे केस की समरी है कि जब भी आप जमीन कस्टमर की इस्तेमाल करके उसको एसेट कंस्ट्रक्ट करेंगे, ऐसा एसेट जो आप घर नहीं लेकर आ सकते, तो सर उस एसेट के अगेंस्ट आपको रेवेन्यू साथ साथ बुक करना पड़ेगा, एक साथ बुक नहीं करना। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह खैर। एक दूसरे स्टेप पे आगे जा रहे हैं। चलिए हम जा रहे हैं सर अपने तीसरे केस की तरफ, यानी वो तीसरा सिनेरियो जिसमें हमें आईफआरएस 15 अलाउ करता है कि हम रेवेन्यू को ओवर द पीरियड बुक करें, यानी आहिस्ता-आहिस्ता बुक करें, सारे सालों में बुक करें, रादन के सारा का सारा रेवेन्यू एक साथ बुक करें। ये जब होगा जब स्टैंडर्ड कह रहे हैं जनाब आप कोई भी एसेट कस्टमर के लिए बना रहे हैं, कस्टमर के प्रेमिसेस पे नहीं बना रहे हैं, अपने घर में बना रहे हैं, बैठ के अपनी दुकान में बना रहे हैं, अपनी फैक्ट्री में बना रहे हैं, लेकिन भले आपकी परफॉर्मेंस एक एसेट क्रिएट कर रही है, लेकिन उस एसेट का कोई अल्टरनेटिव यूज नहीं है, उस एसेट का कोई अल्टरनेटिव यूज नहीं है। क्या मतलब? सर आपकी प्रैक्टिकल एबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड है या आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल एबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड है। ओह भाई ये बहुत टेक्निकल बात हो गई, अब सुनिए दोस्तों, इसमें क्या कह रहा हूं सर। मिसाल के तौर पर एक बिल्डिंग बन रही है, ठीक है, ये बिल्डिंग बन रही है सर कस्टमर की जमीन पे नहीं, जो कॉन्ट्रैक्टर है वो अपनी जमीन पे बिल्डिंग बना रहा है और आप आके उसमें कहते हो जी मुझे ये वाला यूनिट उसमें से परचेज करना है, ये वाला यूनिट मुझे उसमें से परचेज करना है। जमीन किसकी? मेरी कॉन्ट्रैक्टर की। एज ए कस्टमर आपसे एक यूनिट परचेज करने हैं, ठीक है। क्या ये यूनिट आपके कंट्रोल में? नहीं सर, जमीन मेरी है, मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं, मेरे कंट्रोल में ये सब, तो मैं रेवेन्यू बुक कर सकता हूं? नहीं। लेकिन स्टैंड कहता है आगे देखो, आगे क्या लिखा है। इस बिल्डिंग के इस यूनिट के ऊपर आप मुझसे एग्रीमेंट करते हो, आप हो मिसाल के तौर पर मिस्टर एक्स, आप कहते हो जी अहमद रजा साहब आप इस बिल्डिंग के मालिक हो, मुझे इस बिल्डिंग के अंदर एक अपार्टमेंट खरीदना है, लेकिन अपार्टमेंट के मैं पैसे आपको देता जाऊंगा थोड़े थोड़े करके, जैसे जैसे अपार्टमेंट कंप्लीट होता जाएगा, लेकिन इस अपार्टमेंट को आप किसी को दरमियान में, कंस्ट्रक्शन के दरमियान और कंस्ट्रक्शन के एंड में किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते, किसी को इस्तेमाल के लिए नहीं दे सकते, ये मेरा एसेट है। ये कौन कह रहा है? मुझे कस्टमर कह रहा है। मैं कह रहा हूं हां कस्टमर ये तुम्हारा एसेट है, इसका कोई अल्टरनेटिव यूज नहीं होगा, ठीक है ना। तुमने कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया मेरी कॉन्ट्रैक्चुअल एबिलिटी रिस्ट्रिक्ट हो गई है, मेरी कॉन्ट्रैक्चुअल एबिलिटी रिस्ट्रिक्ट हो गई है। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं तुम, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। मैं इस एसेट को किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता, ये मजबूरी हो गई है सर, क्योंकि मुझे कॉन्ट्रैक्चुअली कस्टमर ने बाउंड कर दिया कि आप इस एसेट को किसी को नहीं दोगे। अब मेरी जमीन पे, मेरी कॉन्ट्रैक्टर की जमीन पे कैसे बन रहा है, ठीक है जी, उसमें एक पोर्शन कस्टमर ने ले लिया, कस्टमर ने मुझे बाउंड कर दिया कि जी मैं इस पोर्शन को किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता, तो स्टैंडर्ड कहता है भैया आप फिर रेवेन्यू आहिस्ता आहिस्ता बुक करें, लेकिन जितना काम तुम कर चुके हो और कर रहे हो मिस्टर कॉन्ट्रैक्टर, उसकी कंसिडरेशन के लिए तुम एंटाइटल्ड हो। यानी जितना काम तुमने कर लिया है तुम कस्टमर को कॉल करके पैसे मांग सको, भले वो पैसे बाद में दे, लेकिन तुम्हारा राइट एस्टैब्लिश हो। अब और से एग्जांपल समझिएगा, एक कस्टमर आया मलिक रियाज के पास, उसने कहा जी मुझे यूनिट चाहिए आपसे। मलिक रियाज बैरिया टाउन का मालिक है, ठीक है जी, बैरिया टाउन में अपार्टमेंट भी बनाता है, बिल्डिंग भी बनाता है, सब कुछ बनाता है, ठीक है जी। उसके बाद कस्टमर ने कहा जी मुझे एक यूनिट चाहिए, ठीक है जी, मैं 2 मिनट के लिए जाता हूं, मलिक रियाज को ले आता हूं, ठीक है। मलिक रियाज साहब ने कहा ठीक है जी मैं आपको ये एक अपार्टमेंट बेच रहा हूं, ये बन रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ। ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन मलिक रियाज ये आपसे वादा करता है कि किसी को ये आपके फ्लैट किसी को इस्तेमाल के लिए देगा ना, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद देगा, ठीक है। हां आपकी जिम्मेदारी है कि आप ऐसे ऐसे पैसे दो, और अगर आप ऐसे पैसे नहीं दे रहे तो ये मानो कि मेरा राइट है पैसों के ऊपर, मैं जब आपको कहूंगा मुझे पैसे दोगे, भले अपार्टमेंट में दे दो, मसला नहीं, लेकिन मेरा लीगल राइट होना चाहिए कि जो काम मैं कर रहा हूं मुझे पैसे मिल सकते हो। तो स्टैंडर्ड कहता है भैया भले ये जमीन मलिक रियाज की है, अपार्टमेंट जो है वो इसके अंदर कस्टमर के लिए बन रहा है, मलिक रियाज अब इसको किसी दूसरे को नहीं दे सकता, तो मलिक रियाज की क्या हो गई? कॉन्ट्रैक्चुअल एबिलिटी रिस्ट्रिक्ट हो गई, और मलिक रियाज जितना काम कर रहे हैं उसके लिए वो लीगली एंटाइटल्ड है कि कस्टमर से पैसे ले सकें, दो मांगे या मांगे ना ये उनकी मर्जी है। बात लोग कहते हैं जी मैं लीगली एंटाइटल्ड हूं लेकिन पैसे एंड में ले लूंगा। अच्छा क्लियर होगा? अब आपको स्टैंड कहता है इसके अंदर रेवेन्यू आप ओवर द पीरियड बुक कर सकते हैं, लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक बंदा आता है कहता है मुझे एक सैटेलाइट बना के दे, और मैं सैटेलाइट बनाने वाला बंदा हूं सर, मैं प्रोड्यूसर हूं, सैटेलाइट प्रोड्यूस करता हूं, कस्टमर है मुझे सैटेलाइट बना के दे। अब मुझे बताओ सैटेलाइट जो कस्टमर के लिए बनना है कोई दूसरा यूज कर सकता है? नहीं। दो मुझे कस्टमर ने लीगली बाउंड नहीं किया, लेकिन प्रैक्टिकली मैं किसी बंदे को ये एसेट ट्रांसफर नहीं कर सकता, दे नहीं सकता, क्योंकि सैटेलाइट को ऑपरेट करने के लिए कस्टमर के पास एक सिस्टम होना चाहिए। मैं एक बंदे का सैटेलाइट दूसरे को नहीं दे सकता, तो इसका मतलब है सर जो मैं एसेट कस्टमर के लिए भले अपनी जमीन पे बना रहा हूं, अपनी बिल्डिंग में बना रहा हूं, अपनी फैक्ट्री में बना रहा हूं, अपने वेयरहाउस में बना रहा हूं, कहीं भी बना रहा हूं, कस्टमर का नहीं एसेट, लेकिन मेरी एबिलिटी नहीं है कि मैं दूसरे को दे सकूं, ये सिर्फ कस्टमर ही इस्तेमाल कर सकता है। मेरी प्रैक्टिकल एबिलिटी नहीं है कि मैं किसी को एसेट दे सकूं, और कस्टमर ने मुझसे वादा किया कि आप जैसे काम करते जा रहे हैं आपकी लीगल एंटाइटलमेंट बनती जा रही है पैसों की, भले मैं पैसे आपको एंड में दे दूं लेकिन आपकी लीगल एंटाइटलमेंट है। कल अगर मैं कोर्ट में जाके घसीटूं कस्टमर को कि भाई ये मेरे पैसे नहीं दे रहा, तो कोर्ट कहेगा हां भाई आपका राइट बनता है, मलिक रियाज साहब अहमद रियाज साहब आपका राइट बनता है, तो मुझे एक बात बताओ मुझे रेवेन्यू कैसे बुक करना चाहिए? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अब इसका मतलब तीसरी कंडीशन में एसेट कंस्ट्रक्ट हो रहा है, एंटिटी की परफॉर्मेंस एसेट बन रहा है, और उस एसेट का कोई अल्टरनेटिव यूज कंपनी के पास नहीं है, बनाने वाली कंपनी के पास, प्रैक्टिकली या कॉन्ट्रैक्चुअली कंपनी बाउंड है, किसी और को ये दे नहीं सकती, ठीक है जी। और कंपनी जो काम कर रही है उसके पैसे कंपनी को मिल सकते हो, ठीक है, जो दूसरी कंडीशन है सब कंडीशन, ये बाकी किसी में नहीं है, ये बाकी किसी में नहीं। पहली चीज क्या थी कि कंपनी काम करे कस्टमर का बेनिफिट ले, कंपनी काम करे एक एसेट क्रिएट और एसेट डे वन से कस्टमर की प्रीमिसेस के ऊपर, ठीक है जी। कंपनी काम करे एसेट क्रिएट हो कस्टमर के प्रीमिसेस पे ना हो, प्रोड्यूसर के प्रीमिसेस पे हो, लेकिन प्रोड्यूसर की कॉन्ट्रैक्चुअल या प्रैक्टिकल एबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड है कि वो किसी दूसरे को एसेट नहीं दे सकता, और सर जो प्रोड्यूसर है वो लीगली एलिजिबल है, लीगली एंटाइटल्ड है, लीगली राइटफुल है कि उसको जो काम कर रहा है उसके पैसे आराम से मिल सकते होते हो, कस्टमर इस बात को मानता हो, कोर्ट इस बात को मानती हो, लीगली जो है वो मैं एंटाइटल्ड हूं, पैसे रिकवर करने के लिए, ठीक है जी। सर इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं जनाब। चलिए जी, यहाँ सर एक सवाल देखते हैं इसके ऊपर भी कह रहे हैं जनाब एबीसी लीगल एडवाइजर्स आर प्रिपेयरिंग एन ओपिनियन, लीगल ओपिनियन। यानी बात बताओ लीगल ओपिनियन जो होता है ये एक ऐसी चीज होती है जो लॉयर अपने घर में बैठ के बनाता है, सर घर में बैठ के बनाता है, बनाता किसके लिए? कस्टमर के लिए। क्या ये लीगल ओपिनियन किसी और को दे सकता है? लीगल ओपिनियन होता क्या है? मिसाल के तौर पर सर आज मुझे कंपनी खोलनी है, स्पेसिफिक मसला है सर मेरा, कंपनी खोलनी है मुझे, और मेरे सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं कि मुझे कंपनी खोलनी है, एक बैंक बनाना है, मेरी कंपनी को एक सब्सिडी खोलनी है, बैंक बनाना है। हम गए जनाब एससीबी के पास, स्टेट बैंक के पास, हमें समझ नहीं आया, हमने कहा लॉयर पकड़ो, लॉयर से काम करवाओ। पहले मैंने कहा लॉयर ओपिनियन दो कि हम बना सकते हैं बैंक। अब लॉयर जो ओपिनियन दे रहा है ये मेरे लिए स्पेसिफिक है, ये ओपिनियन किसी आम बंदे के लिए समान नहीं हो सकता, ये लीगल एडवाइस किसी आम बंदे के लिए समान नहीं हो सकती। अब वो बैठ के लीगल एडवाइस बना रहे, बनाने 5 दिन बाद मुझे देंगे, यानी उनका ये काम करने से एक ओपिनियन बनेगा, एक एसेट बनेगा, एक कागज बनेगा, उन्हें 5 दिन बाद मिलेगा, मैं उसका बेनिफिट अभी से नहीं ले सकता। तो मुझे एक बात बताएं, अच्छा मैंने उसको ये भी कहा कि जितना काम कंप्लीट हो जाएगा आपको उसके पैसे मिल जाएंगे, आप टेंशन ना लें। अगर हमने काम दरमियान में भी रुकवाया, यानी कस्टमर ने काम दरमियान में भी रुकवाया तो आपको पैसे देगा, ठीक है। अब बताएं सर लीगल ओपिनियन के पैसे कितने दे रहे हैं? 1.4 मिलियन। सर वो कह रहा है 1 अक्टूबर 2014 से काम शुरू हुआ, 30 सितंबर 2015 एक्सपेक्टेड कंप्लीशन डेट है, हमारा ईयर 31 दिसंबर है। इसका मतलब सर ये एक साल से शुरू होगा और दूसरे साल में जाकर खत्म होगा। तो एक काम करते हैं हम छोटा सा हिसाब किताब बना लेते हैं कि हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट सर 31 दिसंबर 2014 में भी जिंदा होगा और 31 दिसंबर 2015 में भी जिंदा होगा, ऐसा। सबसे पहले सर मेरा स्टेप 1 ओवरऑल प्रॉफिट, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट एक प्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट है? चेक कर लेते हैं सर। सबसे पहले सर मैं देखूंगा जनाब मेरे पास रेवेन्यू,
रेवेन्यू सर 1.4 मिलियन। सर कॉस्ट टू डेट शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, कितना खर्चा हो चुका है सर पहले साल के अंदर 240 का, और टोटल कॉस्ट 6 लाख की है, तो सर 240 अभी हो चुके तो 360 बाद में होंगे, ऐसा ऐसे ही सर। फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी की जी? 3,60,000 की। सर मेरे पास कितने का प्रॉफिट आ रहा है? ओवरऑल इस कॉन्ट्रैक्ट में मुझे 8 लाख रुपए का प्रॉफिट मिलेगा ओपिनियन बना के देने पे। सर मेरा स्टेप 2, स्टेज ऑफ कंप्लीशन। मेरे पास सर कॉस्ट कितनी है जनाब जो इनकर की है 240 डिवाइडेड बाय 6 लाख की टोटल कॉस्ट, ठीक है जी। या ये मेरे पास स्टेज ऑफ कंप्लीशन अराउंड 40%। डन। सर मेरा स्टेप 3, सर मेरा स्टेप 3 है एज एट पीएनएल। एज एट पीएनएल क्या होता है? अब तक इस कॉन्ट्रैक्ट पे कितने रुपए का रेवेन्यू बुक हो जाना चाहिए? अब तक रेवेन्यू अब तक कितने करी सर? 40% ऑफ 14 लाख 5 लाख 60। अब तक इस कॉन्ट्रैक्ट पे कितना कॉस्ट ऑफ सेल्स बुक हो जाना चाहिए? कितना भैया? 40% ऑफ टोटल कॉस्ट 240। और सर इस साल अब तक इस कॉन्ट्रैक्ट पे टोटल जो पहला साल है प्रॉफिट कितना बुक हो जाना चाहिए? 3,20,000। डन। अब बताएं सर मैं स्टेप 4 पे जा रहा हूँ। स्टेप 4 क्या है सर मेरे पास? फॉर द ईयर पीएनएल। डन। बताएं फॉर द ईयर पीएनएल में क्या करूँगा? सर रेवेन्यू जितना है पूरा एक साथ बुक कर लूँगा, क्योंकि अब तक इस कॉन्ट्रैक्ट पे कोई रेवेन्यू बुक नहीं हुआ। सर कॉस्ट टू डेट कितनी भैया? सर 2,40,000 कॉस्ट टू डेट नहीं सर कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू 240। क्या बचा सर मेरे पास? क्या बचा मेरे पास? सर मेरे पास 3,20,000 का प्रॉफिट बच गया, ये फॉर द ईयर। डन। अब बताएं सर मैं सेकंड ईयर में जा रहा हूँ 2015 में, थोड़ी फास्ट से इसको बना देता हूँ 31 दिसंबर 15। मुझे बताएं मेरे पास रेवेन्यू सर टोटल 14 लाख की है, खर्चा हो गया सर पूरा? जी सर पूरा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट, पूरे 6 लाख। डन। प्रॉफिट कितने का है भैया? कुछ फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट है? नहीं सर। टोटल मेरे पास सर 8 लाख का प्रॉफिट। डन। अब बताएं सर मेरे पास स्टेज ऑफ कंप्लीशन से कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है तो 100%। फिर सर मेरे पास एज एट पीएनएल का मतलब सर 100% रेवेन्यू बुक हो जाना चाहिए 14 लाख का, 100% कॉस्ट बुक हो जानी चाहिए सर 6 लाख की, और 100% प्रॉफिट बुक हो जाना चाहिए कितने का सर? 8 लाख का। भाई आज तक तुम क्या कर चुके हो? सर मैं 14 लाख में से आज तक 5 लाख 60 का रेवेन्यू बुक कर चुका हूं, तो बाकी कितने बुक करूं सर मैं? बाकी आपको बुक करना चाहिए सर 8 लाख 40। सर मैं 6 लाख रुपए की कॉस्ट में से 240 की कॉस्ट बुक कर चुका हूं, मुझे मजीद कितनी बुक करनी चाहिए सर कॉस्ट? सर मुझे मजीद बुक करनी चाहिए कॉस्ट कोई 3,60,000। सर मेरे पास सेकंड ईयर का फॉर ईयर प्रॉफिट आ जाएगा कितना जी? 4 लाख। डन है जी। सर आई होप आपको समझ आ गया होगा, देख लीजिएगा इसको अच्छे तरीके से, और इनके सर कोई सवाल हो आपका आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है जी। हमने एक सवाल इस और देखना है और फिर हमने डिस्कशन करनी है, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच। चलिए सर एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी के ऊपर, स्टेज ऑफ कंप्लीशन की के बेसिस पे सर स्पेशलाइज्ड एसेट का क्वेश्चन है, राइट टू रिकवर हमारे पास मौजूद है सर। क्या मतलब जितना काम करेंगे उतना पैसे मिलेंगे सर हमें? ये कह रहा भैया शोमाइल लिमिटेड एंटर्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद केएमसी गवर्नमेंट एजेंसी। सर केएमसी एजेंसी गवर्नमेंट मिसाल के तौर पे, ठीक है जी। और फिर वो कह रहा भैया हमने इसके ऊपर एक स्पेशलाइज्ड एसेट, उसके लिए स्पेशलाइज्ड सेटेलाइट बना के देनी। ये केएमसी को हम बना के दे रहे भैया सेटेलाइट, ठीक है जी। और सर हमारा जो शोमाइल लिमिटेड बिल्ड्स वेरियस सैटेलाइट्स फॉर वेरियस कस्टमर्स सच एज गवर्नमेंट कमर्शियल एंटिटीज। अब गौर से सुनना, अब गौर से सुनना, अब गौर से सुनना। बताओ डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ईच सैटेलाइट डिफर्स सब्सटेंशियली on the basis of customers needs and the type of technology that is incorporated into the satellite। वो कह रहा भैया हर एक कस्टमर के लिए सैटेलाइट अलग अलग है, हर एक बंदे का अलग हिसाब है, हर एक बंदे का ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है, तो एक बंदे का सैटेलाइट दूसरा बंदा इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो क्या हो गई? हमारी प्रैक्टिकल एबिलिटी रिस्ट्रिक्ट हो गई, ठीक है जी। सर एसएल वुड हैव टू इनकर सिग्निफिकेंट कॉस्ट टू रीवर्क द डिजाइन टू डायरेक्ट दिस एसेट टू अनदर कस्टमर। किसी और को देने में तो हमारी हालत खराब हो जाएगी, हमें इतना खर्चा करना पड़ेगा। मतलब इस कंपनी की प्रैक्टिकल एबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड है, इस एसेट को किसी और को डाइवर्ट, किसी और को डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब आप यहां पर स्टेज ऑफ कंप्लीशन के हिसाब से रेवेन्यू बुक कर सकते हो, लेकिन एक और कंडीशन भी है कि जितना काम मैं कर रहा हूं उसके पैसे मुझे मिल सकते हो। ये कहना है जनाब इफ टर्मिनेटेड बाय केएमसी, अगर हमारा कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दे, ठीक है जी, द कंपनी विल गेट द वैल्यू फॉर वर्क कंप्लीटेड, वैल्यू फॉर वर्क कंप्लीटेड। अच्छा अब ऊपर आओ तो सर मुझे सवाल में एक तो फिक्स कंसीडरेशन नजर आ रही है, एक वेरिएबल कंसीडरेशन नजर आ रही है। वेरिएबल कंसीडरेशन को रेवेन्यू में जब डालो तो इट इज ऑलमोस्ट वर्चुअली सर्टेन कि रिवर्स नहीं होगी, वापस नहीं जाएगी, आएगी। ये कहना जनाब द वेरिएबल कंसीडरेशन इज एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड इन फुल एंड देयर इज अ वेरी रिमोट चांस ऑफ इट्स रिवर्सल। इसका मतलब आप फिक्स के साथ-साथ वेरिएबल कंसीडरेशन को भी इंक्लूड करोगे रेवेन्यू बुक करने में। आइए जरा दोस्त हम हिसाब किताब शुरू करते हैं अलग नाम लेके। सर मेरे पास सबसे पहले अगेन स्टेप 1 सर, स्टेप 1 क्या सर मेरे पास? ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा ओवरऑल प्रॉफिट ऐसा। ऐसे ही दोस्त ओवरऑल प्रॉफिट में क्या ले लूं सर? मेरे पास 2 साल है सर, 2014 भी है, 2015 भी है। वैसे 2015 पहले आता है, लेकिन सर यहाँ चूंकि हम वर्किंग कर रहे हैं, पीएल थोड़ी बना रहे हैं, 2015 यहाँ डन। चलो सबसे पहले काम मैं कर रहा हूँ सर रेवेन्यू। रेवेन्यू फिक्स भी, रेवेन्यू वेरिएबल भी। कितना जी? 1,025,440। वेरिएबल 2,56,360। अच्छा दोनों सालों में कांस्टेंट ही ऐसा कोई चेंज तो आया नहीं है इसमें, ठीक है। ये मेरा टोटल रेवेन्यू हो गया। आप चाहे उसको टोटल करना चाहें तो ना करें, तुम्हारी मर्जी है। ऐसा ही ये हो गया 128 1800। हम्म 1281800 या मेरा टोटल रेवेन्यू। फिर सर मेरा कॉस्ट टू डेट अब तक का खर्चा कितना हो चुका है सर? सर पहले साल 2014 में सर खर्चा हुआ है 4,37,320। टोटल खर्चा 754 है, 4,37,320, 4,37,320। फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी बाबू? 3,16,680। बैलेंसिंग फिगर है सर ये, क्योंकि मैंने टोटल कॉस्ट चाहिए 754, ठीक है जी। सर मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉफिट बच रहा है कितने का सर? 5,27,800 रुपये का। सर नेक्स्ट ईयर पूरे 754 खत्म, टाटा बाय बाय। सर कितना जी प्रॉफिट?
5,27,800 अनचेंज, ठीक है जी, ओवरऑल प्रॉफिट, ठीक है जी। सर मेरे पास स्टेप 2 स्टेज ऑफ कंप्लीशन। स्टेज ऑफ कंप्लीशन में सबसे पहले सर मेरे पास स्टेज ऑफ कंप्लीशन में मेरे पास सर कितना जी 4,37,000 डिवाइडेड बाय 7,54,000 सर 4,37,320 डिवाइडेड बाय 7,54,000। सर जी स्टेज ऑफ कंप्लीशन पहले साल 58%, दूसरे साल तो 100% ही होगा, काम कंप्लीट हो चुका है। सर मेरे पास स्टेप 3 एज एट P&L 2014 और 2015। मुझे बताया सर मेरे पास रेवेन्यू एज एट P&L रेवेन्यू सर कितना 58% ऑफ द इंटायर रेवेन्यू 58% सर 1281 समथिंग का 58% और 100% कितना जी सर ये आ रहा है 743,444 और ये मेरे पास 1281800। सर मेरे पास कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सर 58% ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ 7,54,000 58% निकालोगे तो 437,320 सर यहाँ पर पूरे 754 सर नेट कितने जी 3,06,124 रुपये का प्रॉफिट फॉर द ईयर एज एट और ये सर एज एट कितना जी 5,27,800 रुपये। सर मेरे पास स्टेप 4 फॉर द ईयर P&L बनाया सर मेरे फॉर द ईयर P&L में मैं यही P&L एज एट उठा लूँ सर रेवेन्यू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और प्रॉफिट ऐसा 2015 में सर मेरे पास 743,444 सर मेरे पास चूंकि फॉर द ईयर है पहला साल ये तो डायरेक्ट कॉपी कर रहा हूँ सर 3,06,124 और दूसरे साल सर मेरे पास एडिशनल रेवेन्यू एडिशनल कितना जी सर एडिशनल आ रहा है 538,356 एडिशनल कॉस्ट सर एडिशनल कॉस्ट है मेरे पास 3,16,680 सर मेरे पास नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 221,676 क्या इन दोनों को ऐड करने के बाद ये एक्सप्लेन हो रहा है ये प्रॉफिट एक्सप्लेन हो रहा है यस सर तो ये था हमारे पास एक और क्वेश्चन अभी डिस्कशन बेस्ड क्वेश्चन है वो भी हम देख लेते हैं सर ताकि हमारी नैया किनारे लगे और ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो। थैंक यू वेरी मच जी। सर डिस्कशन बेस्ड क्वेश्चन है आए जरा इसको भी देखें, इसमें लंबी थोड़ी कहानी नहीं करनी है लेकिन हमने ये देखना है कि हम ओवर द पीरियड रेवेन्यू बुक कर सकते हैं या सारा रेवेन्यू एट अ पॉइंट इन टाइम बुक करना है, ठीक है जी। अच्छा हमें कंडीशन याद है कंपनी परफॉर्म करे कस्टमर्स का बेनिफिट इमीडिएटली ले सर्विस कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू ओवर द टाइम बुक करना। कंपनी जाके कैसे कर सकते हैं कस्टमर की प्रेमिसेस पे और वो घर नहीं लेकर आ सके उस एसेट तो हम कहेंगे डे 1 से कंट्रोल किसके पास है कस्टमर के पास है तो हमें रेवेन्यू बुक करना चाहिए ओवर द पीरियड। केस 3 हम अपने पास कस्टमर के कैसे डेवलप कर रहे हो लेकिन हमारी प्रैक्टिकल या कॉन्ट्रैक्चुअल एबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड हो इस एसेट को किसी दूसरे को नहीं दे सकते हो, ठीक है जी। और जितना काम मैं कर चुका हूं या कर रहा हूं स्टेज ऑफ कंप्लीशन जितनी हो चुकी है सर मेरी एंटाइटलमेंट हो उतने रेवेन्यू की, यानी कि मैं काम 60% कर चुका हूं तो कस्टमर से मैं 60% पैसे मांगने का मजाज हूं, मैं उससे मांग सकूं पैसे, ठीक है जी। दिमाग में रखना कस्टमर से पैसे मांग सकूं लीगली एंटाइटल्ड हूं, ठीक है। आइए छोटा क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। ये अगर जनाब एंटिटी एंटर्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद अ कस्टमर टू बिल्ड एन आइटम ऑफ इक्विपमेंट, एक इक्विपमेंट बना के देना और मोस्ट ऑफ द इक्विपमेंट कहां बन रहा होगा प्रोड्यूसर की जमीन के ऊपर। द पेमेंट शेड्यूल स्पेसिफाइज दैट द कस्टमर मेक एन एडवांस पेमेंट एट द कॉन्ट्रैक्ट इंसेप्शन ऑफ 10%। इसका मतलब ये कि भैया यहाँ कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो रहा है, इसको मैं नाम दे रहा हूँ इंसेप्शन। इस पे पेमेंट हो रही है कितने की 10% की। फिर अगर भैया ये एडवांस पेमेंट जो है वो फिर हम रेगुलर पेमेंट्स करेंगे थ्रू आउट द कंस्ट्रक्शन पीरियड अमाउंटिंग टू 50%। इसका मतलब है सर 10% यहाँ दे दिया ना तो पूरे कॉन्ट्रैक्ट के दौरान थोड़ा करके सिर्फ 50% हमें पे करना। 10 शुरू में दे दिया 50 बीच में देंगे 40% आ जाएंगे किसके लिए एंड के लिए और बाकी ये कह रहे हैं 40% आपको मिलेंगे जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा। देखिए इसका छोटा सा मसला है, वो मसला क्या है अज्यूम करें कि हमने कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर लिया 80%, क्या मुझे 80% पैसे मिल चुके हैं? नहीं। क्या मैं कस्टमर से रिमेनिंग पैसे मांग सकता हूँ कि 10 और से मिसाल के तौर पर 40 में 40 और हो गए ये 50 थोड़ा मिलेगा ना, तो अगर मेरा कॉन्ट्रैक्ट 80% कंप्लीट हो गया तो मैं कह रहा हूँ 10% शुरू में मिल गया और इस 50 में से 40 में चुका होगा 50 में चुका, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट 80% हो चुका ना। अब मैं जाऊँ कस्टमर के पास मुझसे कहूँ कि भैया मेरे पैसे तो कह रहे जनाब 20 पेमेंट्स नॉन रिफंडेबल, ठीक है, अनलेस एंटिटी फेल्स टू परफॉर्म दैट्स प्रॉफिट। भाई ये पैसे जो आप ले रहे हो कस्टमर से नॉन रिफंडेबल वापस नहीं करने, अनलेस कि आप गलती करो तो आपको वापस करने पड़ जाएंगे। इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज टर्मिनेटेड, if customer terminates the contract, the entity is only entitled to receive the payment progress payment received so far। आप जो पैसा आपको मिल चुका है वो आप रिटर्न कर सकते हो, रिमेनिंग नहीं मांग सकते बाकी। इसका मतलब सर मैं कॉन्ट्रैक्ट 99% कंप्लीट कर लूं तब भी मुझे पैसे तो 10 और 50 60 मिले होंगे ना, और कस्टमर वहां के कहेगा कि टर्मिनेट तो क्या मुझे पैसे मिलेंगे पूरे? नहीं मिलेंगे सर। इसका मतलब सर तीसरे स्टेप में फॉलो कर रहा है, तीसरे केस में फॉलो कर रहा है, लेकिन उसकी एक कंडीशन जो है कि जो हमें पैसे सर जितना काम मैं कर चुका हूं उसकी लीगल एंटाइटलमेंट मुझे पैसे मिल जाए वो पूरी नहीं हो रही है। तो हम यहां से रेवेन्यू बुक करेंगे कब? रेवेन्यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड वंस इक्विपमेंट इज डिलीवर्ड टू कस्टमर। देखिए पेपर बनाकर तो सबसे पहले आप कंडीशन लिखना कि रेवेन्यू कब बुक कर सकते हैं जब आपकी प्रैक्टिकली कॉन्ट्रैक्चुअल एबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड हो, ठीक है जी। और आपको जो काम आप करते हो उसके पैसे आपको मिल सकते हो, तो इक्विपमेंट आमतौर पर ऐसा होता है कि कस्टमर के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बनना होता है, तो हमारी प्रैक्टिकल एबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड होगी किसी दूसरे को देने के लिए, लेकिन जैसे काम होता जा रहा है उतने पैसे हमें लीगली एंटाइटल्ड होकर मिले। याद लिखना, फिर आपने इस पे ये लिखना है कि रेवेन्यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड एट द एंड बिकॉज़ ये वाली कंडीशन के ओवर द पीरियड जो हम काम कर रहे हैं उसके पैसे मिलने की लीगल एंटाइटलमेंट हमारी नहीं है सर। जो पैसे आएंगे वो हम रख लेंगे, मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने तक मेरे पास 60% आ सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीशन में 100% काम कर चुका हूं तब भी मेरी एंटाइटलमेंट सिर्फ 60% की 40% हैंड ओवर करते हुए देंगे, और अगर कस्टमर ने मना किया तो ये 60% अमाउंट ही जो मिल पाएगा। तो स्टैंडर्ड कहता है भैया रेवेन्यू रुक के बुक करो, सारे का सारा एक साथ बुक करो, ठीक है सर। या होप ये डिस्कशन वाला क्वेश्चन आप देख लोगे, पहले इसमें कंडीशन लिख लेना, अगर इनके साथ जा दो और दूसरे में आप ये लिखना कि रेवेन्यू ओवर द पीरियड बुक इसलिए नहीं हो सकता कि एंटाइटलमेंट वाली कंडीशन पूरी नहीं हो रही।
चलिए सर एक छोटा डिस्कशन बेस्ड क्वेश्चन और भी देख लेते हैं ताकि हमारी उज्जत मुकम्मल तमाम हो जाए सर। ये कह जनाब एंटिटी इज डेवलपिंग अ मल्टी यूनिट रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। एक कंपनी एक बहुत बड़ी इमारत बना रही है सर। अ कस्टमर एंटर्स इनटू अ बाइंडिंग सेल कॉन्ट्रैक्ट विद द एंटिटी फॉर अ स्पेसिफाइड यूनिट दैट इज अंडर कंस्ट्रक्शन। ये बिल्डिंग बन रही है सर, जबरदस्त किस्म की, झील पार्क के सामने सर। आपका भाई बिल्डिंग जबरदस्त किस्म की आपको बना के दे रहा है। इस बिल्डिंग में सर मैंने ये वाला यूनिट पसंद किया। मैंने कहा यार ये मैं खरीदता हूँ जनाब अपनी सेकंड वाइफ के लिए, ठीक है जी। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया जी कि मैं ये वाला अपार्टमेंट खरीदूंगा। कस्टमर ने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये यूनिट कस्टमर ने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। यूनिट सारे सिमिलर हैं, फ्लोर प्लान वगैरह साइज वगैरह सब बराबर है, लेकिन सर को एक कोने में, दूसरे कोने में, दूसरे कोने में, लेफ्ट ओपन को राइट ओपन को वेस्ट ओपन को ईस्ट ओपन, तो सबके पैसे अलग अलग, ठीक है। अच्छा, द कस्टमर पेज अ डिपॉजिट। कस्टमर ने डिपॉजिट देना सर अपॉन दी एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट दैट इज रिफंडेबल ओनली इफ द कंपनी फेल्स टू कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन। सीधी सी बात है सर, अगर कंपनी नहीं करेगी कंप्लीट तो पैसे वापस करने पड़ेंगे। तो हमने कस्टमर से एडवांस ले लिया, डिपॉजिट ले लिया, ठीक है। द रिमाइंडर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज पेबल एट द कंप्लीशन व्हेन द कस्टमर ऑब्टेन्स फिजिकल पोजीशन। ओहो जी, बड़ा खतरनाक मामला। इसका मतलब सर हमने थोड़ा सा से 10-20% का डिपॉजिट शुरू में ले लेना, ठीक है जी, और बाकी सारे का सारा पैसा हमने कब लेना, कस्टमर से एंड पे लेना है, एंड पे लेना है। तो सर ये तो कंडीशन पूरी नहीं हुई। नहीं, ये नहीं कहा कंडीशन ने कहीं भी। कंडीशन ने कहा था कि आपकी लीगल एंटाइटलमेंट होनी चाहिए, भले पैसे एंड में दो। मानता तो हो ना कि आपके लीगल इतने बनते हैं, अगर मैं टर्मिनेट करूंगा तो मैं पैसे दूंगा। निकल कॉन्ट्रैक्ट का कस्टमर 80% 70% कॉन्ट्रैक्ट हो, कस्टमर आगे कहेगा नहीं चाहिए, तो कस्टमर को पैसे देने पड़ेंगे। लीगली एंटाइटल्ड एज सप्लायर, ठीक है। फिर इफ द कस्टमर डिफॉल्ट्स, वेरी गुड सर, डिफॉल्ट्स before the completion of the unit, the entity has the right to retain the deposit. The entity has the right to retain the deposit only. सर कहानी खत्म। इसका मतलब है भाई कंडीशन पूरी नहीं हुई है। वो बंदा कह रहा है कि जी अगर कॉन्ट्रैक्ट बीच में कस्टमर ने आके कहा भाई मैं मजाक कर रहा था, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? ये जो डिपॉजिट है ये आपको रिटेन करना पड़ेगा। जितना काम आपने किया उसके हिसाब से पैसे नहीं मिलेंगे। मिसाल के तौर पर कॉन्ट्रैक्ट 90% पे पहुंचा, कस्टमर ने कहा सर मुझे नहीं चाहिए यूनिट। मैंने कहा पागल वालों, कस्टमर कैसे कैसा लगा मेरा मजाक, मुझे नहीं चाहिए। मैंने कहा डिपॉजिट रख लो भाई, मुझे नहीं चाहिए। तो सर सीधी सी बात ये सर स्टैंडर्ड आपको कहता है कि आपका लीगल राइट नहीं है, जितना काम आपने कर लिया उसके पैसे आपको नहीं मिल सकते हैं। तो फिर आप रेवेन्यू जब बुक करें, जब फिजिकली एसेट हैंडओवर करने कस्टमर को, ठीक है जी, क्लियर हुआ? क्योंकि हमें कोई लीगल एंटाइटलमेंट नहीं है दरमियान में पैसे लेने, ठीक है। कंप्लीट जितना काम कर लिया उसके हिसाब से पैसे नहीं मिलेंगे। ऐसा है सर। एक छोटी सी एग्जांपल और हम देखते हैं जनाब। चलिए इसी के छोटा पार्ट और देखते हैं, सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड केस देखते हैं, यही यूनिट है और अब सिनेरियो कुछ इस तरह का है कि सर आपसे स्टैंडर्ड कह रहा है, एग्जांपल है सर, क्वेश्चन ये कह रहा है कि द कस्टमर पेज अ नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट। सबको फर्क नहीं पड़ता डिपॉजिट रिफंडेबल है नॉन रिफंडेबल, सबको फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अपॉन एंटरिंग द कॉन्ट्रैक्ट एंड विल मेक प्रोग्रेस पेमेंट्स, यानी ऐसा भी पैसे देगा। डिपॉजिट भी दे रहा है शुरू में, यानी बाबू इधर पैसे भी दे रहा है डिपॉजिट शुरू में, ठीक है जी, और पैसे कब देगा सर? वक्त के साथ साथ भी देगा, ठीक है जी, वक्त के साथ साथ भी देगा। अच्छा जी, तो वक्त के साथ साथ भी देगा सर पैसे। ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन द कॉन्ट्रैक्ट हैज सब्सटेंटिव टर्म्स टू प्रिक्लूड करके निकाल देने को ऑफ द एंटिटी फ्रॉम बीइंग एबल टू डायरेक्ट द यूज टू अनदर कस्टमर। से कभी कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी टर्म्स लिखी है कि एंटिटी का बाप भी ये कंस्ट्रक्शन के दौरान ऐसे किसी दूसरे बंदे को नहीं दे सकता। हमारी प्रैक्टिकल नहीं, कॉन्ट्रैक्चुअल एबिलिटी रिस्ट्रिक्ट हो गई है। इन एडिशन द कस्टमर डज नॉट हैव द राइट टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट अनलेस द एंटिटी फेल्स टू परफॉर्म द प्रॉमिस। सर अगर एक कस्टमर जिसने जगह से लिया वो ड्यूरिंग द टेन्योर टर्मिनेट नहीं कर सकता, जब तक हम काम करें। टर्मिनेट करेगा तो अपने पैसे लेके जाएगा। इफ द कस्टमर डिफॉल्ट्स, अगर उसने नहीं दिए पैसे भाग गया बीच में, बाय फेलिंग टू मेक द प्रोग्रेस पेमेंट्स, नहीं दिए पैसे दरमियान में, ठीक है, द एंटिटी वुड हैव अ राइट टू ऑल ऑफ द कंसीडरेशन। कोर्ट जा सकते हैं आराम से। सर हमारा राइट है कि हम सारी कंसीडरेशन ले सकते हैं, ये राइट हमारा लीगल इन्फोर्सेबल राइट है। आगे इसमें ये भी लिखा होगा कि हम कोर्ट भी जा सकते हैं, ठीक है, हम कोर्ट भी जा सकते हैं। तो सर याद रखिएगा ऐसे केस में हमारी तीसरी वाली कंडीशन पूरी हो गई, यानी सर हमने रेवेन्यू ऑर्डर पीरियड बुक करना है, इसलिए कि सर हमारा लीगल राइट है। एक तो हमारा सर कॉन्ट्रैक्चुअल एबिलिटी कस्टमर ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि हम इस एसेट को किसी दूसरे को नहीं दे सकते, और दूसरा हमारा लीगल राइट है कि जितना काम हमने कर लिया है सर वो हमें पैसे मिल के रहेंगे। अगर कस्टमर दरमियान में रुकता भी है तो हम लीगली उसको एनफोर्स करके अपने पैसे ले सकते हैं। अच्छा अगर आप देखें तो सर इसका नीचे वाला पार्ट मिस हो गया था, वो भी हम सामने रख लें। तो कह रहे हैं जी कंसीडरेशन जो कस्टमर ने प्रॉमिस किया वो आपको मिलेगी, ठीक है जी, इफ इट कंप्लीट्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ द यूनिट। द कोर्ट्स हैव प्रीवियसली अपहेल्ड सिमिलर राइट्स दैट एंटाइटल्ड डेवलपर्स टू रिक्वायर द कस्टमर टू परफॉर्म सब्जेक्ट टू एंटिटीज मीटिंग इट्स ऑब्लिगेशन। भाई स्टैंडर्ड कहता है कि पास में ऐसा हुआ है कि कोर्ट्स ने कस्टमर को बुला के दो लेटर मारे कि तुम्हारे बाप का हिसाब किताब है, तुमने जो है वो जमीन को कंस्ट्रक्शन करवा लिया, तुम ऐसे नहीं ले रहे हो, लो एसेट तुम्हारे अच्छे मिलेंगे एसेट, तो सर कंपनी को आपके पैसे, कंपनी को अपने पैसे आराम से मिल जाएंगे। सर हम तीसरा केस भी देखते हैं इसके अंदर जनाब। तीसरा केस क्या कह रहा है जी, वो कहता है जनाब इन द इवेंट ऑफ डिफॉल्ट बाय द कस्टमर आइदर यानी अब आइदर की बात हो रही है, इसका मतलब ऑप्शन है आइदर क्या जी, आइदर द एंटिटी कैन रिक्वायर द कस्टमर टू परफॉर्म एज रिक्वायर्ड, यानी हम कस्टमर को कह सकते हैं तुम्हारे अच्छे भी पैसे देंगे, दो काम करवाओ मुझसे, या कैंसिल कर सकती है एंटिटी इन एक्सचेंज फॉर द एसेट। यानी एंटिटी के पास दो ऑप्शन है, या तो अगर कस्टमर ने पैसे देने बंद कर दिए, या कस्टमर को पुश करो कि वो काम करे और पैसे दे आपको, पुश कस्टमर टू पे ऑफ, ठीक है जी, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। बी कैंसिल कर दो कॉन्ट्रैक्ट एंड गेट दी एसेट, जो एसेट आधा बना हुआ आधा कंप्लीट है वो अपने घर ले जाओ। सर स्टैंडर्ड कहता है जनाब चूंकि आपके पास एक ऑप्शन मौजूद है कि आप कस्टमर को पुश कर सकते हो, जिसका मतलब आपका लीगल राइट मौजूद है, आपको रेवेन्यू ओवर द पीरियड बुक करना चाहिए। देखिए हमने एक लंबा चौड़ा एरिया कवर किया, दो हमने सिर्फ 1.5 घंटे की क्लास में इसको कवर किया होगा, लेकिन ये अच्छे तरीके से देख लीजिएगा सर, इस खास तौर पे कंडीशन की थ्योरी देख लीजिएगा ताकि आपको चीजें याद रहें। आप परफॉर्म करो, कस्टमर का बेनिफिट इमीडिएटली ले, रेवेन्यू ओवर द पीरियड बुक करो। आप परफॉर्म करो, एक एसेट बने और कस्टमर की जमीन पर बन रहा है, रेवेन्यू ओवर द पीरियड बुक करो। आप परफॉर्म करो, एक एसेट क्रिएट हो और वो आपके प्रेमिसेस पे हो, लेकिन सर कस्टमर ने आपकी एबिलिटी कॉन्ट्रैक्चुअली रिस्ट्रिक्ट कर दी हो या आपकी प्रैक्टिकल एबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड हो, और सर जितना काम आप कर चुको आपका लीगल राइट हो कि आप कस्टमर से पैसा ले सकते हो। देखिए मैंने कॉम्प्रिहेंसिवली इसको कवर किया, आपने मुझे इसको ओपिनियन देना है कि कैसा आपको लगा। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाहु खैरन।